ओके। सो रीड कर लो भाई पहले, अब्दुल्ला रीड कर ले यार, पहले क्वेश्चन रीड कर ले तो भाई। अब्दुल्ला कहाँ हो? अरे यार अब्दुल्ला है ही नहीं। अच्छा जी, तो कासिम तुम रीड कर लो। This state Newton's law of gravitation. हाँ जी, कुछ याद है थोड़ा सा ऐसे न्यूटन्स लॉ क्या होता था? हम कहते हैं कि भाई ओ शिट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट masses and inversely proportional inversely proportional to the square of their separation. सही है, their separation। चलो आगे आ जाओ। A satellite of mass m is in a circular orbit of radius r about a planet of mass m. For this planet, the product gm is 4 times 10 to the power 14, where g is the gravitational constant. The planet may be assumed to be isolated in space. By considering the gravitational force on the satellite and the centripetal force, show that the kinetic energy ek of the satellite is given by the expression. ओके। अच्छा जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए, अच्छा ऑर्बिटल है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको ऑर्बिटल स्पीड चाहिए होगी, राइट? और ऑर्बिटल स्पीड, सही है। और ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कहना पड़ेगा कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट? सो GMM ओवर आर स्क्वायर should be equal to mv square over r, राइट? सिंप्लीफाई कर लो, हमारे पास वी स्क्वायर आ गया GM ओवर आर। ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है ना, GM ओवर आर, फाइन। ये आके बाद आ गया ऑर्बिटल स्पीड आ गई, राइट? अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा लें, हाफ mv स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सही है। एंड हाफ मास आपके पास आ रहा है, क्या मास आपके पास स्मॉल एम ही रहेगा, सही है। और GM ओवर आर ऐसे ही आ जाएगा, और स्क्वायर करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने स्क्वायर निकाल निकाल रखा है, सही है। सो तुम्हारे पास ये बन जाएगा GM ओवर 2R। ओके गाइस, क्या बात क्लियर है? This परफेक्ट। चलो आगे आ जाओ। The satellite has mass 620 kg and is initially in a circular orbit of radius 7.34 times 10 to the power 6 meter, as illustrated in figure 1.1. सेट है। Resistive forces cause the satellite to move into a new orbit of radius 7.30 times 10 to the power 6 meter. Determined for the satellite the change in kinetic energy. ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी आपने ऊपर निकाल, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ, सॉरी, GMM ओवर 2 यहाँ पे आ जाएगा। और चूंकि चेंज निकाल लो, सो आपके पास 1 आर न्यू ऑर्बिट जो है वो आपका न्यू ऑर्बिट आर न्यू माइनस आर ओल्ड, सही है। अच्छा जी, अच्छा GM की होल वैल्यू उसने दे रखी है 4 एक्सपोनेंट 14, सही है। सो 4 एक्सपोनेंट 14, ओके। एम उसने दे रखा है, कितना था एम? 600 था, 620 था। M 620 है, ओके। M 620 है, ओके। एंड डिवाइडेड बाई 2, सही है। और 1 ओवर आर न्यू जो है वो आपके पास है 7.3 एक्सपोनेंट 6,
7.3 एक्सपोनेंट 6, ओके, आर ओल्ड जो है वो आपके पास 1/7.34 एक्सपोनेंट 3 है। सही हो गया? एक्स नहीं, सॉरी, एक्सपोनेंट 6 ही है। सही है। निकाल दो कितना आ रहा है भाई, कैलकुलेटर लेके बैठो। ये तो जीरो आ रहा है। कितना आ रहा है? जीरो। अबे कैसे, काइनेटिक एनर्जी जीरो कैसे आ सकती है भाई? कैलकुलेटर में ऐसा क्या रख दिया तुमने? एक मिनट। हाँ, अप्रोक्सीमेटली जीरो आ रहा होगा। ओवर 7.3 एक्सपोनेंट 6 -1/7.34 एक्सपोनेंट 6। 7.46 एक्सपोनेंट -10 आ रहा है, इंटू 0.5 इंटू 4 एक्सपोनेंट 14 इंटू 620। सही, आई एम गेटिंग 9.3 एक्सपोनेंट 7। 9.3 एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 7, सॉरी, एक्सपोनेंट 7। ओके, तुम लोग का आ रहा है? लेट मी सी द आंसर। अभी आ गए सही। अबे अबे अबे, अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाह। ओके, सो वेट, 9 पॉइंट, हाँ सही है। सही आ रहा है, चलो आगे आ जाओ। द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भाई बता सकते हो? GMM ओवर आर था ना। ओके, माइनस जी एम कहते हैं, माइनस, अच्छा चेंज निकाल लो, -GMM। सही है, ओवर ओवर आर। सही है। अच्छा, चूंकि हम चेंज के लिए लिख रहे हैं, तो हम इसको ऐसे कह देते हैं कि -GMM 1/, आर न्यू -1/आर ओल्ड। सही। नेगेटिव साइन मैंने कॉमन निकाल रखा है। सही। सो 4 एक्सपोनेंट 14। सही है। एंड एम जो होगा वो हमारे पास है 620, राइट। एंड 1/आर न्यू जो है वो हमारे पास 7.3 एक्सपोनेंट 6, और आर ओल्ड जो है वो हमारे पास 7.34 एक्सपोनेंट 6। कितना बनता फिर 1.9 टाइम्स 10 पावर 8। है? ओके, माइनस में आ रहा होगा शायद, हाँ। वन जी। पॉइंट नाइन एक्सपोनेंट -8, ऐसे ही आ रहा जी। -8 नहीं, है, एक्सपोनेंट 8 आ पॉजिटिव रहा 8। है, ओके ओके। 1.9 एक्सपोनेंट 8। ओके, आगे आ जाओ। Use your answer in part 2 to explain whether the linear speed of satellite increases, decreases, or remains unchanged when the radius of the orbit decreases. हम्म। डिक्रीज होगा ना। लिनियर स्पीड डिक्रीज होगी कैसे भाई? देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही है, राइट, क्योंकि तुम्हारी हाइट कम हो रही है, ऐसे ही है। सर जितना करीब होता है तो रेडियस डिक्रीज हो रहा है। यस। नहीं ना, वैसे नहीं सोचो ना, देखो तुम्हें ये पता है कि भाई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एंड पोटेंशियल, राइट? सही है। सो अब अगर आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, राइट? सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, सो काइनेटिक एनर्जी ने इंक्रीज होना है, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, राइट, क्लियर? यस। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई, हाँ 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 हाँ, या आप ये कह सकते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, सो द काइनेटिक एनर्जी increases, and the hence the speed
इंक्रीजेस। ओके, चलो आगे आ जाओ। इमरान रीड सर कर सकते हो, बोलो बोलो। सर सर बगैर चेंज, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना लिखें तो कोई मसला तो नहीं होगा? होगा होगा होगा। देखो कि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, सिर्फ अगर आप लिख लो यानी आप लिख लो कि काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो ही तब सकती है जब उसका आपने चेंज निकाला हो, राइट? जब उसको फाइनल में से इनिशियल में माइनस किया हो, राइट? समझ लो। और अगर तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट एक वैल्यू निकाल लो, सो एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी रेफर्स द स्पेसिफिक या कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? एंड if you're changing the kinetic energy, then that changes the speed of the object, either decrease it or increase it. समझ रहे? यस। ओके, आगे आ जाओ। इब्राहिम जरा रीड कर लो। ओके, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? स्टार्ट शेयरिंग। अब सही है, आवाज सही है अब? ओके, सो आ जाओ भाई। अब आवाज सही आ रही है भाई? चलो, अगर सही आ रही है देन आ जाओ, ये कर लो फिर। इब्राहिम आसपास हो गया? जी मैं कर लेता हूँ. ओके। A student suggests that when an ideal gas is heated from 100 degrees to 200 degrees Celsius, the internal energy of the gas is doubled. State what is meant by internal energy. ओके, क्या होती थी भाई? It अब is क्या the होती? sum of हम्म। kinetic and potential energies in a closed system of particles in haphazard random motion. परफेक्ट। सो सम ऑफ काइनेटिक एंड potential energy of particles in random motion, राइट? हैप्पैज़िड कह लो, रैंडम मोशन कह लो, सही है। तो रैंडम मोशन लिखना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में रिपोर्ट भी आपको जो है ना वो रैंडम मोशन का एक मार्क दे रहा है, सही है। सो और एक चीज़ जो है वो आप ये कह लोगे कि पार्टिकल जो है वो रैंडम वो कर रहे हैं, सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कहोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, राइट? इसी तरह से इसकी अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट, डेफिनेशन की एग्जामिनर रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम देखो रैंडम नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द एटम वाज फ्रीक्वेंटली ओमिटेड, ओके? तो एग्जामिनर ये बात बता रहा है आपको कि ये बच्चों ने नहीं लिखा है, ओके? इंटरनल एनर्जी इज नॉट associated with the ordered kinetic energy of the motion of the whole system, okay? It is a random kinetic energy, right? चलो, ओके। आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो प्लीज। By reference to one of the assumptions of the kinetic theory of gases and your answer in part 1, deduce what is meant by the internal energy of an ideal gas. हम्म, क्या होती है, क्या कहते हो? अच्छा, ओके। सो आप ही कह रहे हो कि इट इज एसोसिएटेड विद ओनली द काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो है, और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ओके? सो हमने कहा कि भाई टोटल एनर्जी इज ओनली related with the
total energy is only related with the kinetic energy, right? With the kinetic energy as the um, potential energy is zero due to um, no intermolecular forces, right? चलो आगे आ जाओ, जैसे ड्रामा आगे रीड करो प्लीज. Read and explain whether the student's suggestion is correct. ओके, स्टूडेंट सजेस्ट क्या कर रहा है कि टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस के अंदर डबल कर रहे हो, तो उसकी वजह से वो ये कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी डबल होनी चाहिए. व्हाट डू यू से? सर वो नहीं होगी क्योंकि ये टेम्परेचर उसमें है, सेल्सियस में सेल्सियस है, के अंदर. थर्मोडायनेमिक, केल्विन में नहीं। ओके, परफेक्ट पहले भी परफेक्ट. किया था, आपने करवाया था मेरे हाँ जी ख्याल हाँ से। जी, सही हो गया. सो सिंस सर तो दोबारा क्यों हम वही वाला पेपर कर रहे हैं? अबे 2 क्वेश्चन की थे बे इसके, पूरा पेपर अच्छा थोड़ी अच्छा। किया था. सिंस 2 या 3 क्वेश्चन की थे बस. सिंस द टेम्परेचर should be in uh, in Kelvin for the suggestion to be valid, right? But the given temperature is in degree centigrade. सही. अच्छा, इसके जो ना मुझे वो देखना है, इसके मुझे जो हमने एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादा, उसके अगर आप वो देख लो ना एग्जामिनर रिपोर्ट, तो वो बहुत हेल्पफुल होती है. तुमसे कहा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाज अप्रिशिएटेड बाय मोस्ट. ओके, वो सबने बता दिया. कॉमन एरर वाज टू रेफर द काइनेटिक एनर्जी विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल्स. ओके भाई. सो इसका और हमने भी यही गलती की हुई है, इसका मतलब है, राइट? तो अगर हम भी देखें अपने आंसर को, तो उसने काइनेटिक एनर्जी, द टोटल एनर्जी इज ओनली रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी. हमने काइनेटिक एनर्जी बोला हुआ है, ना तो मॉलिक्यूल बोला हुआ है ना पार्टिकल बोला हुआ है. इसका मतलब है शायद हमारा 1 नंबर कट सकता है इसमें. यहाँ पे हम ऐड अप कर सकते हैं कि देयर शुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट? तो इससे जो है वो हमारा आंसर और ज़्यादा सही हो जाएगा. सही हो गया. चलो आगे आ जाओ भाई. अब्दुल्ला रीड कर लोगे प्लीज? अब्दुल्ला. Two metal spheres are in thermal equilibrium. State and explain what is meant by thermal equilibrium. हम्म, When there is no heat transfer between two bodies due to their same temperature. परफेक्ट हो गया, बेहतरीन. नो नेट हीट ट्रांसफर ट्रांसफर between the two bodies, right, due to their same temperature. ओके, इसकी भी एग्जाम रिपोर्ट देख लेते हैं. तुमसे कह रहे हैं frequently referred reference was made with either to the temperature being the same or to zero net transfer, okay, of the heat between the sphere but not both. Okay, तो तुम्हें both दोनों देना है, right? एक से काम नहीं चलेगा. Okay, common error were to refer the two spheres having constant temperature or having the same thermal energy, right? सही हो गया, मतलब इनकरेक्ट आंसर ये है. चलो आगे आ जाओ. यस. स्क्रीन आपकी अटकी हुई है.
अब हो गई, सही हो गई। जी sir, okay. An electric water heater contains a tube through which water flows at a constant rate. The water in the tube passes over a heating coil as shown. The water flows into the test tube at a temperature of 18 degrees. When the power of the heater is 3.8 kilowatts, the temperature of the water at the outlet is 42 degrees Celsius. The specific heat capacity of water is 4.2. Use the data to calculate the flow rate in gram per second of water through the tube. ओके भाई, फ्लो रेट पूछ रहा है। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो फॉर्मूला वैसे कौन सा लगा सकते हो? टेम्परेचर दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, पावर दे रखी है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम कह सकते हैं, सही है। एंड ई इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी कह सकते हैं, समझ रहे? एम सी डेल्टा टी, सही है। और एनर्जी एनर्जी की बजाय हम पावर टाइम्स टाइम कर सकते हैं, इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, राइट। उसने कहा भाई मास फ्लो रेट निकालना है, मास फ्लो रेट का मतलब मास ओवर टाइम निकालने का बोल रहा है। तो इसका मतलब है मास ओवर टाइम को तुम सब्जेक्ट बना लो एंड पावर डिवाइडेड बाय सी टाइम्स डेल्टा टी, एक जगह पे आ जाएगा, सही है। और फिर उसके बाद जो है पावर तुम्हारे पास है 3.8 एक्सपोनेंट 3, राइट, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 एक्सपोनेंट, बस 4.2 है, सही है। एंड ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ओके। एंड दूसरी चीज़ तुम्हारे पास है चेंज इन टेम्परेचर, 42 में से 18 आ रहा है, 42 माइनस 18 कितना आता है भाई? 37.6. 37.6, सही हो गया। तो दिस इज द मास फ्लो रेट, ओके। एनी प्रॉब्लम? No. अच्छा जी, चलो आगे आ जाओ। State and explain whether your answer in part 1 is likely to be an overestimate or an underestimate of the flow rate. तो overestimate होना चाहिए क्योंकि heat losses को हम we're not taking them in account. ओके, वेरी गुड, हो गया। ओवर एस्टिमेट as the heat losses are not considered, ओके। चलो परफेक्ट हो गया, आगे आ जाओ भाई। भैया रीड कर सकती हो क्वेश्चन? She, a ball is held between two fixed points A and B by means of two stretch springs, as shown in the figure. The ball is free to oscillate horizontally along the line AB. During the oscillations, the springs remain stretched and do not exceed their limits of proportionality. The variation of the acceleration A of the ball with its displacement x from its equilibrium point is shown in the figure. परफेक्ट। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि इसका ग्रेडियंट क्या बताता है? Omega square. यार टाइट, ओमेगा स्क्वायर, फाइन। चलो गुड हो गया, आगे आ जाओ। State and explain the features of the figure that indicate that the motion of the ball is simple harmonic. Figure, okay. ओके, तो इसमें the gradient is constant ओके, and acceleration is always opposite in direction to displacement परफेक्ट। and bus. एंड Oh, स्ट्रेट the लाइन पासिंग start थ्रू point. द स्ट्रेट लाइन That's a पासिंग थ्रू straight द line. ओरिजिन, Yes, राइट, that. ओके। And is the starting and ending point are at the same numerical value? Oh, ऐसा भी कुछ था एक्चुअली ना? दे हैव टू, यस दे हैव टू। Okay. चलो लिख लेते हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है द द लाइन is passing through through the origin with negative gradient, right? You have to say negative gradient instead of just gradient, okay? So negative gradient and the displacements and acceleration are both
oppositely directed, सही हो गया। एंड हम और क्या कह सकते हैं, और oppositely directed and and proportional, सही है, and the, जी चलो खैर काफ़ी, 4 पॉइंट हो रहे हैं काफ़ी। अगर हम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट चेक कर लें, मार्किंग की के अंदर ये 3-4 चीज़ें लिख रहा होगा। ओरिजिन से पास करा दिया हमने, सही है। प्रोपोर्शनल बता दिया, नेगेटिव ग्रेडियंट बता दिया। हाँ इसके अच्छा, इन 2 पॉइंट के 2 नंबर दे रहा है, इन 2 पॉइंट के 2 नंबर दे रहा है, सही है। कि अगर आपके पास नेगेटिव ग्रेडियंट है, नेगेटिव ग्रेडियंट शोज दैट दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, ओके, एंड स्ट्रेट लाइन शोज दैट दे आर प्रोपोर्शनल, ओके। सही हो गया। सो ये 2 पॉइंट, मतलब दिस इज द एक्सप्लेनेशन एंड दिस इज द रिलेशन, ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज द एक्सप्लेनेशन, द फोर्थ पॉइंट इज द जस्ट जस्ट स्टेटमेंट, ओके। क्लियर हो गया। एंड अगर हम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी चेक कर लें, देयर वर सम मेनी गुड आंसर्स विद where the feature of the graph were linked correctly, okay, so we have to link the feature of the graph, हमने शायद link का नहीं किया है, randomly लिख दिया है, okay, to the aspects of the simple harmonic motion, other either merely identify the feature of the graph without discussing their relevance or give the definition of simple harmonic motion, सही है। so अगर हम, जैसे हमने कहा कि भाई the line is passing through the origin with a negative gradient, so the line is passing through the origin, यहाँ तक अगर हम लिखते हैं, then we say कि भाई acceleration and displacement are proportional, right, तो वो एक अच्छा आंसर बन जाता, right, and displacement and acceleration are directly proportional, displacement सही origin से पास हो रहा है, right, ये जो passing through the origin है, इसकी explanation क्या है, that the line is passing sorry that the acceleration and displacement are directly proportional, right, और जो नेगेटिव ग्रेडियंट है इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, दैट दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, राइट। तो ये चीज़ आपको होनी चाहिए पता, सही हो गया। तो मैंने पासिंग थ्रू द ओरिजिन का एक्सप्लेनेशन, दोनों की एक्सप्लेनेशन बाद में लिखी, दोनों स्टेटमेंट पहले लिखी। चलो आगे आ जाओ। ओके। Use the figure to determine for the oscillations of the ball the amplitude. हम्म। What is that? 2.7? लेट मी सी। No, 2.8. 2.8, यस। 2.9 centimeters. 2.8 परफेक्ट। आगे आ जाइए। द फ्रीक्वेंसी। The frequency. ओके। So we have amplitude. वी Frequency डोंट कैसे निकलती है? वांट दैट, ग्रेडियंट से। Oh yes, yes, yes. Omega, yeah, यस, omega square. ग्रेडियंट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। एंड हम ये कह सकते हैं भाई जो भी ग्रेडियंट हमारे पास आ रहा है, हमने उसको कहा ओमेगा इज 2 पाई एफ एंड होल स्क्वायर। सो ग्रेडियंट हमारे पास आ रहेगा, 0 0 से पास हो रहा है, कोई भी एक पॉइंट ले लो। सो यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है 15 नहीं, 10, 12.5, 13, 13.5, 13.5, सही है। और यहाँ पे आपने कर दिया इसका अंडर रूट, सॉरी गलत हो गया। सो 13.5, 13.5 ये आ रहा है, डिवाइड बाई 2.8 भी करना पड़ेगा आपको, सही है। सो 13.5 डिवाइडेड बाई 2.8 एक्सपोनेंट -2, राइट, और इस होल पूरी चीज़ को अंडर रूट कर दो, सही है, एंड इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, राइट। सो जब आपने एफ निकालना है, सो 1/2 पाई से मल्टीप्लाई भी कर दो। कितना बन जाएगा? 3.49. 3.49 से 3.5, ओके। आगे आ जाओ। The arrangement in the figure is now rotated through 90 degrees so that the line AB is vertical. The ball now oscillates in a vertical plane. Suggest one reason why the oscillations may no longer be simple harmonic. Um, हम्म। Something gravity, something. Should we ओके। talk about gravitational potential energy or just gravity? और रादर लुक, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो परफॉर्म हो रहा है स्प्रिंग की वजह से हो रहा है, राइट। जब आपने Huh. वर्टिकल कर दिया तो ऊपर वाली स्प्रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी, मे बी इट एक्सीड्स द लिमिट ऑफ Yeah, प्रोपोर्शनैलिटी, नीचे वाली स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं हो रही होगी, राइट। तो yeah. मे बी दैट, ओके। सो सो
may be the top spring. फिर इसे डैम्पिंग का नाम दे सकते Let's हो? see. नहीं ना, देखो डैम्पिंग के अंदर ऑसिलेशन होना जरूरी है, राइट? तो यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं हो रही होगी, यहाँ पे कुछ अलग ही चीज, वो सिर्फ जस्ट हैंग हो गया होगा मे बी, समझ रहे हो? और ओके। डैम्पिंग, डैम्पिंग नहीं कर सकते हो। मे बी इट इज, मे बी द टॉप स्प्रिंग exceeds the limit of proportionality. परफेक्ट, परफेक्ट हो गया। अच्छा जनाब, सो आगे अभी कैपेसिटेंस आ गया, अभी अभी पढ़ के आ रहे कैपेसिटेंस। ओके भाई, इधर रीड कर लो अब्दुल्ला। Define capacitance, ratio of charge, and the potential difference. ओके, तो हम कहते हैं इट इज अ रेशियो ऑफ चार्ज। अच्छा, चार्ज को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दो, ऑल दो एक नंबर दे रहा है, वो एक नंबर में एक्सेप्ट कर लेगा, बट हम थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेते हैं, दो नंबर के लिए लिख लेते हैं। चार्ज ऑन एनी वन प्लेट पर यूनिट पी डी अक्रॉस द प्लेट। अच्छा, देखो एक चीज है, उसने कहा है कि हमारे पास, बाय द वे उसने जस्ट कैपेसिटेंस पूछा हुआ है, उसने ये नहीं कहा कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाल दो, सही? उसने ये नहीं कहा हुआ, उसने कहा सिर्फ कैपेसिटेंस बता दो, सही है? तो कैपेसिटेंस इस क्वेश्चन के लिए तुम कैपेसिटेंस के लिए जस्ट ये लिख सकते हो कि रेशियो ऑफ द चार्ज स्टोर एंड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? मैं तुम्हें इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी दिखा दूँ, एग्जामिनर क्या कहता है। Definition was usually satisfactory. The use of the term potential difference when referring to the single capacitor was suspected. Okay, देख रहे हो, हम पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट होता है, राइट? तो हमें वोल्टेज का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेट मी सी द मार्किंग की। um, फिर ये देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर सकते हैं। पोटेंशियल कह दो सिर्फ, वोल्टेज कह दो, सही है? तो वो दोनों एक्सेप्टेबल है, ओके? सही हो गया ना? सो ये जो पर्पल वाली डेफिनेशन है, ये तब आएगी जब आपके पास जो है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा हुआ, ओके? और रेशियो ऑफ द चार्ज स्टोर एंड द पोटेंशियल, राइट? ये पोटेंशियल कह दो या वोल्टेज कह दो, तो ये दोनों सही डेफिनेशन है, ओके? क्लियर हो गया ना भाई? चलो आगे आ जाओ प्लीज। A capacitor is made of two metal plates insulated from one another as shown. Explain why the capacitor is set to store energy but not charge. हम्म, The कोई आइडिया? charges are of equal magnitudes हम्म, but have opposite signs. Due to this separation of the charges, the capacitor is able to store energy and not charge. ओफो, हैवी रट्टा लगाया हो तुमने, है ना? समझाओ, कुछ भी नहीं है, ऐसा है। कुछ तो ऐसा ही है। है, तो थोड़ा सा सही कह रहा है, थोड़ा सा गलत कह रहा है, ओके? सो हम ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द सही है, लेकिन थोड़ा सा गलत है, ओके? सो हम बेसिकली ये कहते हैं कि भाई इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ opposite charges are stored on each plate which gives the net charge as zero, while the separation of charge required, the work done which
is stored, which is stored in the form of energy. एनर्जी परफेक्ट आगे आ जाओ भाई अच्छा एक मिनट थ्योरी वाला क्वेश्चन है तो इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट चेक कर लेते हैं सो ये तुमसे कह रहा है कि in fact that the charges on the two plates are equal in magnitude but opposite in signs was not included in many answers okay many thought that the insulator had some effect on the cancellation of the charges there were few answers that considered the energy stored as a result of the work done to separate the charges on the plate सही है तो ये इन्होंने सही लिखा हुआ है चलो आगे आ जाओ आगे रीड करो भाई Three uncharged capacitors X, Y, and Z, each of capacitance 12 microfarads, are connected as shown. A potential difference of 9 volts is applied between points A and B. हम्म Calculate the combined capacitance of the capacitors. सही हो गया अच्छा जी सो ये आपको कहानी दी हुई है दो सीरीज के अंदर लगे हुए दो पैरेलल के अंदर लगे हुए एक सीरीज के अंदर लगे हुए सही है सो पैरेलल वाले के साथ क्या होता था याद है 12 plus 12 होता था. बढ़िया वेरी गुड सो आपने कहा 12 प्लस 12 गिव्स यू 24 एंड देन 1/24 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 3/12 12/3 नहीं 24/3 8 1/c total so c total is 8 microfarad okay आगे आ जाओ प्लीज Explain why, when the potential difference of 9 volts is applied, the charge on one plate of the capacitor is 72 microcoulombs. ऑफ एक्स ओके मतलब एक्स वाले की बात करें सही अच्छा, अच्छा एक्स क्या है भाई एक्स ये है राइट एक्स सीरीज के अंदर लगा हुआ है सही है सीरीज और में. आपको क्या जी, पता है कि सीरीज के अंदर चार्जेस क्या होते हैं इक्वल होते हैं. इक्वल बोले तो तो यही सेम बात होते हैं करेंगे. हाँ जी सेम होते सेम. हैं नॉट इक्वल यस. मतलब वो सीरीज सर्किट है तो करंट सेम होता है तो चार्जेस भी सेम होते हैं राइट सो अच्छा जी क्या कह सकते हो वैसे अब आप इसके अंदर अम, X is in a series connection. Since charges are same in a series connection, तो total charge की भी calculation इसी आंसर में करके कुछ हाँ इस ना तरह का. दिखा सकते हैं सो अगर हम पहले टोटल चार्जेस निकालें सो क्यू इक्वल्स टू सी वी सो क्यू हमारे पास है टोटल चार्ज कैपेसिटेंस आ रही है 8 माइक्रोफेरेड और ये 8 माइक्रोफेरेड ही ले लेते हैं क्योंकि वो चार्ज माइक्रोकूलम में और 9 सो ये हो जाएगा 72 माइक्रोकूलम ओके अब हम ये कह सकते हैं कि भाई द टोटल चार्ज इन अ सर्किट इज 72 माइक्रोफेरेड सही है एंड एंड any one plate of X should have same sign of charge that has a magnitude of that has the magnitude of 72 माइक्रोफैरेड ओके अच्छा थ्योरी वाला पार्ट है अगेन इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट चेक कर लेते हैं ओके तुमसे कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द ओके जो पैरल वाला था उसमें कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट इट वाज अनकॉमन टू फाइंड द adequate explanation as a distribution of charge on the plate of the capacitor furthermore in many skips the power of 10 were ignored when arriving at this okay हमने भी पावर ऑफ 10 शायद इग्नोर की हुई है तो अच्छा अच्छी बात ये है कि भाई एक्सपोनेंट -6 लगा दो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग माइक्रो राइट अच्छा जी चलो ओके आगे आ जाओ आगे चल भाई Determine the potential difference across capacitor X.
ओके अच्छा, कैपेसिटर एक्स जो था वह क्या ऐसा दिख रहा था, सही है। और आगे वाला जो सर्किट था मैं उसको लेट से सीरीज में बना रहा हूँ, ओके, आसानी के लिए, सही है। अ, ये बन रहा है और ये सर्किट बन रहा है, सही है। इसकी कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैरेड, सही है, और इसकी हमने निकाली थी 24 माइक्रोफैरेड, ओके। अच्छा, और यहाँ पे हमने कहा हुआ है कि भाई 9 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, सही है। सो 9 वोल्ट में से कितना यहाँ पे जाएगा और कितना वहाँ पे जाएगा, आप बता सकते, आपको पता है टोटल चार्ज हमारे पास है, क्यू टोटल हमारे पास आ रहा है 72 माइक्रो कूलम, राइट। हमें पता है कि 72 माइक्रो कूलम हर एक कैपेसिटर के अंदर होगा, राइट। और हमें पता है कि उनकी कैपेसिटेंस क्या है, तो हम उससे वोल्टेज निकाल सकते हैं, राइट। क्यू इक्वल्स टू सी वी, समझ रहे हैं? तो 6 आ रहा है। परफेक्ट। जी जी सो सर। बेहतरीन हो गया। सो 6 आपने रखा फिर वो एक्सपोनेंट। कैपेसिटेंस डिवाइडर से कर सकते हैं सॉल्व ही, उससे भी सेम ही आंसर आ रहा है। उल्टा नहीं आएगा उससे? तो सेम ही तो आ रहा है, मैंने अभी किया। अच्छा, सॉरी, एक मिनट। अच्छा, कैपेसिटेंस डिवाइडर चार्ज तो चीज़ में सेम है, कैपेसिटेंस जब आप निकाल रहे हो, अच्छा, सो कैपेसिटेंस आपने रखी होगी 24 डिवाइडेड बाय 36, ऐसा रखा। जी 2/3, 3 1 3, 3 3 6 2 3 6, सही है। लेकिन कैपेसिटेंस डिवाइडर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि उल्टा आंसर देता है, राइट। ये बात तो पता है ना भाई? जी सही, अगर आप 24 की पता है। वर्किंग ऊपर कर रहे हो तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 24, यहाँ वो एक्चुअली इसके लिए नहीं होगा, राइट। यानी कैपेसिटर, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, वी आउट अगर आप 1 के लिए काम करो, लेट्स से किसी भी 1 कंपोनेंट के लिए काम कर रहे हो, तो कैपेसिटेंस ऑफ द सेकेंड वाली की लोगे आप, और डिवाइडेड बाय द टोटल कैपेसिटेंस इनटू वी इन, सही, ये फॉर्मूला होता है। ओके परफेक्ट, सो 6 वोल्ट आ रहा है, चलो आगे आ जाओ। The charge on one plate of capacitor Y. ओके, कैपेसिटर वाई आपके पास है, इधर लगा हुआ है, राइट। अच्छा, यहाँ तक बाय द वे जो चार्ज आया था वो 72 माइक्रो कूलम था, सही है। और अब आप देख लो कि कैपेसिटेंस एग्जैक्टली सेम है, राइट, तो चार्जेस स्प्लिट हो जाएंगे, राइट। समझ पा रहे हो ये बात? जी आपके पास ये पाथ आ रहा है, राइट, और फिर उसके बाद ये जंक्शन है, और फिर यहाँ पे आपके पास आ रहा है वाई, सही है, और ये वाई आ गया, और ये आपके पास आ गया, आई थिंक जेड है ये, सही है। सो आपके पास यहाँ से जो चार्ज चले वो आपके पास है 72 माइक्रो कूलम, राइट। और यहाँ पे जो चले जाएंगे वो 36 माइक्रो कूलम चले जाएंगे, और यहाँ पे जो चले जाएंगे वो भी 36 माइक्रो कूलम चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ना कैपेसिटेंस सेम है, राइट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सही है, क्योंकि आपके पास कैपेसिटेंस सेम है, तो इस वजह से दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड, ओके। तो हमने कहा कि भाई वैसे 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 ये कैलकुलेशन मांग रहा है, ऐसे नहीं मान रहा बात, तो हमें ये करना पड़ेगा, सही है। सो अगर हमें कैलकुलेशन दिखानी है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो वोल्टेज होगा वो आपके पास जो होगा वो सेम होगा, सही है। जो 3 वोल्ट जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहे होंगे वो 3 वोल्ट से हम कर लेते हैं कुछ काम, सही है। हम ये कर लेते हैं कि भाई क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, सही है। कैपेसिटेंस हमारे पास है 12, राइट, माइक्रोफैरेड की, सही है। वोल्टेज हमारे पास है 3, राइट। सो ये आ जाएगा 36 माइक्रोफैरेड, ओके, क्लियर हो गया। जी हम देख लेते हैं वैसे कि अगर लॉजिक से किसी बच्चे ने किया उस पर एग्जामिनर क्या कह रहा है। द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट डिड नॉट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। अच्छा, बच्चों ने गलत किया। सेकंड वाला पार्ट ये कह रहा है ऑफ दोज कैंडिडेट हु डिड ऑब्टेन द करेक्ट आंसर फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्स, मैनी डिड नॉट अप्रिशिएट हाउ टू डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। उनको ये मसले मसाइल थे, चलो फाइन, हो गया। आगे आ जाओ भी, ये वाला कर लेते हैं। अब्दुल्ला ज़रा रीड कर सकता है पहले वाला, अब्दुल्ला? Uh, Question number 6. State the condition for a charged particle to experience a force in magnetic field. कोई आइडिया भाई? इसका ये है रिवाइज। कि particle should be moving with a velocity that is like perpendicular to the magnetic field. ओके, और शुड बी मूविंग, एक बात हो गई, सही है। पहली बात तो ये कि भाई मूविंग होनी चाहिए, राइट।
particle should not be stationary, right? Particle should be moving, and the direction of its motion um, should have at least one component normal या perpendicular to magnetic field. Okay, is that clear भाई? जी अच्छा, इसमें ना आपको ये कंपोनेंट वाली बात मेंशन करनी होती है। इसकी ना एग्जामिनर रिपोर्ट देखते हैं। जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे मैं उसकी एग्जामिनर रिपोर्ट बार बार दिखाऊंगा, सही है। Many candidates thought that the particle must be moving at right angle to the direction of the field. Okay, ये आप भी बोलो. A common answer was to state that the particle must be normal to the field without any reference to the motion. Okay, so motion को आपने बताना है कि उसकी velocity, particle नहीं बोलना, उसकी velocity आपको बोलनी है कि उसकी velocity होनी चाहिए, right? And please also keep in mind this is not always the case that particle when moving normally to the or when moving perpendicular लीड टू द मैग्नेटिक फील्ड वो सिर्फ फोर्स अब एक्सपीरियंस करेगा, राइट? दिस इज नॉट ओनली द केस, राइट? आपके पास अगर पार्टिकल डायगोनल भी मूव कर रहा है ना विद अ कंपोनेंट इन परपेंडिकुलर टू द फील्ड तो भी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, समझ रहे ना भाई? तो बेटर आंसर यही होगा, सही है। पार्टिकल मस्ट बी मूविंग, उन्होंने कहा कंपोनेंट, राइट? एग्जामिनर वाले कंपोनेंट कह रहे हैं, सही है। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। हम्म, State an expression for the magnetic force F acting on a charged particle in a magnetic field of flux density B. Explain any other symbols you use. जाओ उधर भाई। सर वो फॉर्मूला था कि F is equal to BQE sin of theta. BQV sin थीटा, ओके। और So इसमें B आपकी magnetic field थी, it was the velocity of the particle whatever. ओके, अच्छा इसके अंदर जो है ना यहाँ पे जो चीज़ उन्होंने नहीं दी हुई है, सो फोर्स दे रखी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है, वी नहीं दिया हुआ, सही है। सो वी हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सही है। और थीटा को हम बता सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से जो है ना वो होना चाहिए। अच्छा, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज भी नहीं दिया हुआ है, ओके। क्यू चार्ज ऑफ पार्टिकल, सही है। एंड तीसरी चीज़ थीटा इज बेसिकली द एंगल subtended from the vertical to the direction of motion, सही हो गया? Okay. क्या आपके पास हो गया? अच्छा जी, इसकी भी एग्जाम में रिपोर्ट देख लेते हैं, भी थ्योरी थी, सही है। मोस्ट ऑफ द यूजुअल आंसर वाज दिस विद नो रेफरेंस टू द एंगल, विद नो रेफरेंस टू द एंगल, ओके, सही है। चलो आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, ये रीड कर लो। अभी रीड कर ले यार पास से। कहाँ गया? पढ़ तो ले यार। अबे यार पता नहीं कहाँ भाग गया। मे बी आई एम लैगिंग और मे बी वो भाग गया। खैर, so a sample of conductor with a rectangular face is situated in a magnetic field as shown in the figure 6.1. Direction of magnetic field दे रखी है, direction of movement of electron दे रखा है, Fleming left hand rule A इस्तेमाल होने sample of a वाला है। conductor. अबे यहाँ से पढ़ चल। अच्छा, तुम्हारा नेट बेकार चल रहा है, मेरा नेट बेकार चल रहा है। Sir, I think मेरा net signals नहीं आ रहा. ओके, चल repeat करो। कहाँ बैठे हो? घर पे हो, बाहर हो गई? सर घर पे ही हूँ. ओके, अच्छा, the magnetic field is normal to face ABCD in the downward direction. Electrons enter phase CD at G at right angles to the phase. As the electrons pass through the conductor, they experience a force due to the magnetic field. On figure 6.1, shade the phase to which electrons tend to move as a result of this force. ओके,
मैग्नेटिक Sure. फील्ड दे रखी है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, क्या करोगे? Okay. फर्स्ट फिंगर डाउनवर्ड। हमें हम्म हमें निकालना क्या था वैसे? फोर्स निकाल, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना है। बेसिकली वेलोसिटी, राइट? अम, आप कह सकते हो, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है बेसिकली। अच्छा। समझ रहे हो? ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये होता था बाय द वे। कहाँ पे लगाए इसको? यहाँ पे लगा लेते हैं। सही है। सो क्या कर सकते हो भाई? देखो आपके पास जो है ना, योर फर्स्ट फिंगर शुड पॉइंट्स डाउनवर्ड, राइट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की है। सही है। योर सेकंड फिंगर जो कि करंट की है और वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव करंट होना चाहिए, और यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो योर सेकंड फिंगर शुड बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। थंब आपका कहाँ पे आ रहा होगा? माई थंब इज पॉइंट्स अवे फ्रॉम मी, इधर ये वाले फेस पे आ रहा है। जी। ऐसे ही। परफेक्ट। ओके जनाब, आगे आ जाओ। The movement of the electrons in the magnetic field causes a potential difference between the two faces of the conductor. हम्म, Using the lettering from figure 6.1, state the faces between which the potential difference will occur. ओके। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन सामने वाले फेस पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ वाले फेस पे जमा हो जाएंगे, राइट? समझ पा रहे हो? जी। if the electrons are moving in this phase toward this phase, राइट, सो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे अपेयर होना शुरू हो जाएंगे, राइट। और जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाए तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सो बी सी जी एफ। सही है। बी सी जी एफ, राइट। और दूसरा आपके पास है ए डी ई एच। ओके। सो यार, दिख नहीं रहा। ए डी ई एच। सही हो गया। एंड बी सी जी एफ, आगे आ जाओ। Then why the potential difference in B causes an additional force on the moving electrons in the conductor. ओके, क्या Sir, करूँ? I think we talk about के potential difference की वजह से आपकी electric field भी आएगी. बेहतरीन हो गया, वेरी गुड। सही हो गया। Yeah, तो इसकी वजह से you'll get a electric force acting on the electrons. परफेक्ट हो गया, वेरी गुड। सो आपने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल causes the electric field, सही है, between the two faces, right, which give rise to the electric force, सही है, and बस सही है, which then experienced by the electron, सही है। चलो, अच्छा ये भी रीड कर लो। सिर्फ ये पहला वाला पार्ट हम हमारे सिलेबस में बाकी निकल चुका है। सो ये लेंस लॉ बता दो, लेंस लॉ क्या होता है, याद है लेंस लॉ? हाँ, कि वो induced EMF will act in the direction to oppose the change causing it. ओके, सो induce EMF um, will act in the direction that opposes the um, the change causing it, right? Causing it. ओके। अच्छा, ट्रांसफार्मर का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है सिलेबस से, राइट। ये वाला आप कर सकते हो, मतलब दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन। मेड ऑफ आयरन कोर या लेमिनेटेड, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इसके अलावा ये वाला कर सकते हो। तो ये रीड कर लो प्लीज, सेकंड पार्ट। So now, हाँ जी, हाँ जी, तुम। an EMF is induced in the secondary coil of the transformer. Explain how a current in the primary coil gives rise to the induced EMF. ओके। अच्छा, अच्छा जी।
तो आईजीज की याद है ना? वही है। थोड़ी सी लंबी करनी है। देखो इनपुट आपके पास सबसे पहले होना क्या चाहिए? एसी होना चाहिए, डीसी होना चाहिए? एसी। एसी होना चाहिए, राइट? जब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, तो वो आपके पास जो है वो मैग्नेटिक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जनरेट कर देगा इस कॉइल के अंदर, राइट? ऐसे ही? हम्म। सही है। अच्छा, और फिर वो जब जो है ना कोर के थ्रू वो मूव होता हुआ जब सेकेंडरी कॉइल में जाएगा, राइट, तो फ्लक्स लिंकेज क्रिएट हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर, राइट? और वो फ्लक्स लिंकेज जो है व्हेन कट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, या व्हेन कट बाय द कॉइल, तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा जनरेट, राइट? सो हम ये कह सकते हैं कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज गिव राइज, अबे यार, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज generates the मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड कह लो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कह लो, सही है, इन द कोर, इन द कोर, राइट, which move toward the secondary coil through the core, through the core, right? अच्छा जनाब, उससे क्या होगा? Then flux linkage, flux, या एक काम करते हैं, the secondary coil cuts the magnetic flux linkage, सही हो गया, linkage, producing induce EMF, सही हो गया। अच्छा, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते हैं इन दोनों पार्ट की, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। ओके, तो क्वेश्चन 7 के अंदर पार्ट 1 कह रहा है, इन मेनी आंसर इट वाज नॉट मेड क्लियर दैट द इंड्यूस ईएमएफ गिव्स राइज टू द इफेक्ट दैट tends to oppose a change, give giving rise to the EMF. Often the EMF was stated to oppose a change in the flux linkage. Okay, मतलब एक आप एक्चुअल ईएमएफ लगाते हो और उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ होती है, राइट? सो एक्चुअल ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ है उन दोनों की डायरेक्शन या पोलैरिटी अलग अलग होगी, राइट? एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी अलग अलग होने वाली है। ये कॉन्सेप्ट होता है, सही है। अच्छा, लास्ट पार्ट में कह रहे हैं, मैनी कैंडिडेट वर नॉट एबल टू गिव द satisfactory explanation of the operation of the transformer, the function of the core to link the flux from the primary coil to the secondary coil was frequently omitted, ये मैंने शायद लिखा है। And in many weaker account it was thought that the current passes in the core from the primary coil to the secondary coil, current नहीं पास होता, सही है, वो आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड पास होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स हम कहते हैं उसको, वो पास होता है, सही है। ओके, आगे आ जाओ। भैया ये पढ़ रखा है तुमने, टॉपिक सॉल्व करा सकती हो? सर रिविजन नहीं हुई हुई इसकी। पढ़ा हुआ है या पढ़ा हुआ भी नहीं है? थोड़ा सा ये पढ़ा तो है, ये पूरा हो गया। ओके, फिर रीड कर लो बेटा। Straight body is meant by a photon. It's ओके a packet of energy. ओके, Um, हम ये कहते हैं कि इट इज, electromagnetic radiation. ओके वेरी गुड, हम ये कहते हैं कि discrete um, packet of energy of electromagnetic radiation with no mass, with no mass and charge,
ओके, चलो आगे आ जाओ। It has been observed that where photoelectric emission of electrons takes place, there is negligible time delay between illumination of the surface and emission of an electron. State three other pieces of evidence provided by the photoelectric effect for the particulate nature of electromagnetic radiation. ओके, पार्टिकुलेट नेचर का Um, मतलब पता है? no. पार्टिकुलेट नेचर का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर एक्टिंग एज अ पार्टिकल एंड नॉट द रेडिएशन, राइट? इसका मतलब है, सही है। Achha. अच्छा जी, अच्छा क्या रट्टा लगाया हुआ है? कुछ रट्टा लगाया हुआ है? Something was proportional to intensity. ये मुझे याद है. ओके, द करंट बेसिकली एंड And हम ये कहते something थे kinetic energy, max kinetic energy, something. इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। Okay. अच्छा, सबसे पहले हम ये कहते थे कि भाई हमारे पास जो इमिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक emission photoelectric emission is only possible with a with frequency greater than threshold frequency threshold frequency, राइट? पहली चीज हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमारे पास क्या होता था? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस, राइट? सो दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगी, यानी एक मेटल है, उस मेटल को एक फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, राइट? अब जो फोटोन बाहर से आ रहा है, उस फोटोन की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। सो अगर तो मेटल की जो रिक्वायरमेंट है, जो भी फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, अगर वो मीट होती है या उससे ज़्यादा होती है, और तो फिर जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सही हो गया। अच्छा जी, आपने कहा कि भाई रेट ऑफ इमिशन, या हम कहते हैं कि भाई रेट ऑफ emission of photoelectrons electrons are, yeah, sorry, is, come on, is proportional proportional to intensity, right? मतलब कि अगर लाइट है, उसकी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब होगा कि उसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, राइट? जब वो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स, बोलो बोलो। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक ये पॉइंट नहीं हो सकता कि photon and electron emission is like a one-to-one interaction. So one photon will basically transfer energy to only one electron. यार वो बता तो रखा है उसने यहाँ पे, नहीं? उसने शायद ये नहीं, कह ये रखा नहीं है। बता रहा। अच्छा, इसमें तो लिखा हुआ है कि इंस्टेंटेनियस emission इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, सही है। ओके। उसको भी वो भी लिखते हैं। अच्छा जी, सो खैर, अच्छा इंटेंसिटी की बात ये है कि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसका मतलब है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके पास ज़्यादा है लाइट के अंदर। जब ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन किसी मेटल सरफेस से इंटरेक्ट करेंगे, तो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, राइट? आप ये कह रहे हो कि भाई वन फोटॉन interact with वन इलेक्ट्रॉन, सही हो गया। अच्छा जी, दूसरी तीसरी बात हम ये कह सकते हैं, चौथी बात हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अच्छा वैसे चलो हम देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी वैसे हम कहते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, राइट? या काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, ये हम कह सकते हैं, सही है। और चलो इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट है, एग्जामिनर देख लेते हैं। अच्छा, द एक्सप्रेशन रिलेटेड टू द फोटोन एनर्जी ऑफ द फ्रीक्वेंसी वाज ओमिटेड इन मेनी स्क्रिप्ट। एक्सप्रेशन भी देनी थी क्या? एक मिनट, इसकी एग्जामिनर मार्किंग की चेक करो। ओके, इन्होंने वैसे दे रखी है डिस्क्रीट क्वांटिटी पैकेट क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा जी, ओके, ये बेसिकली आपको कह रहे हैं कि आप इसमें एनर्जी की डेफिनेशन लिख दो, वो भी लिख दो। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द आंसर लैक्ड इन प्रिसिजन, रेफरेंस वर मेड टू एनर्जी व्हेन व्हाट
was required was the maximum kinetic energy. Okay, सही हो गया। तो ये चीज़ हमने हमने मेंशन करनी होगी। सही है। लाइकवाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted was quoted when what should have been considered was the rate of emission of electron. Okay, rate of emission of electron का मतलब है जल्दी जल्दी, राइट? तो you have to be very careful with that. सही हो गया। एंड सो हमने भी रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, सही है। और इस प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मत लिखना, रेट ऑफ एमिशन लिख देना। एंड वन फोटोन, अच्छा वो वन फोटोन की बात वैसे कहीं कर नहीं रहा है, सही है। उसने कहा कि भाई मैक्स काइनेटिक एनर्जी, फोर्थ पॉइंट बना के अगर आप लिखो, मैक्स काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड independent upon the intensity। सही हो गया, आगे आ जाओ। The work function of a metal surface is 3.5 electron volts. Light of wavelength 450 nanometers is incident on the surface. Determine whether electrons will be emitted by the photoelectric effect from the surface. Okay. There was a formula with Okay. energy is equals to speed of light into Planck's constant over data. Got it. Yes. Good. Yes. अच्छा जी, बट एनर्जी इज गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्जन क्या होती है? 1 eV is 1.6 exponent negative 19. Okay, so if they have given you 3.5 eV, so आप ये कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। so 1.6 exponent negative 19 into 3.5, ये आपको दे देगा एनर्जी, सही है। और डिटरमिन वेदर द इलेक्ट्रॉन, अरे लो कन्वर्जन की, चलो सही है। इसको कन्वर्ट करके ज़रा बता दो कितनी वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे जो है ना हम इसको भी कर लेते हैं, सही है। It's 5.6 times 10 to the power minus 19. 5.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19, फाइन। अब इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। सो 6.67 एक्सपोनेंट नेगेटिव 34, सही है। ये 6.64 होता था ना, क्या होता था भूल गया यार मैं, वेट यार, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसके बीच में जो है ना बड़ा फड्डा हो जाता है कभी बार। 6.67 ये है, तो 6.64 वो होना चाहिए, 6.63, सॉरी, आ गया आ गया। अच्छा जी, सो 6.64, sorry 6.63 exponent negative 34 into 3 exponent 8 divided by lambda आपको दे रखा है 450 नैनोमीटर एक्सपोनेंट नेगेटिव 9, कितना आ रहा 4.42 times 10 to the power minus 19. है? ओके, 4.42 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19। ओके, अब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, क्या एमिशन पॉसिबल है या नहीं है? Nahi. एंड द रीज़न, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है Because yeah. और प्रोविजन कम है, सही। सो नो नो एमिशन, सही है। emission as work function is greater than the energy of photon, right? of photon, ये पूरा लिखना होगा, राइट? नो emission नहीं लिख के आ देना, सिर्फ पूरा एक्सप्लेन करके आना, ओके? चलो, Okay. अच्छा इसकी वैसे ये वाली लास्ट पार्ट की जो ना हम एग्जामिनर देखते हैं, एग्जामिनर क्या कह रहा है इसमें। There were many very good answers. Here is the final statement justifying the calculation. Okay, it was unfortunate that some candidate gave a correct solution in term of either energy or frequency or wavelength, but did not complete the answer by giving any reason for their conclusion. Okay, चलो भाई, अच्छा ये सिलेबस में नहीं है, इसको इसको कर सकते हो, सही है। सीटी स्कैन सिलेबस में है, 6 नंबर का सीटी स्कैन दे रहा है, ये सिलेबस में नहीं है, एंड ये भी सिलेबस में नहीं है। बस एक क्वेश्चन है, बस 6 नंबर का ये आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा भाई, सीटी स्कैन किसी को याद है? एनीबडी रिमेंबर द सीटी स्कैन? यस, हम कहते हैं कि भाई सीटी स्कैन के अंदर हम कह रहे होते हैं कि भाई एक्स रेज आर इंसिडेंट ऑन द बॉडी
in incident on the body. सही है. And the image, yeah, two-dimensional image, sorry, 2D image is taken. सही हो गया. Then the process is repeated with different angle, सही है. And all 2D image, 2D image को हम slices भी कह रहे होते हैं, right? And all 2D image combines up to form 3D image, right? अच्छा जनाब, ये बात हो गई. To make 3D image high processing computer is required with large storage to calculate कह लो, ये process कह लो, to calculate or process and save the data, right? Okay, then the 3D image that is formed on the computer can be rotated in 360 degrees for further investigation. क्लियर हो गया? अच्छा जनाब, अच्छा इसकी बस एग्जामिनर रिपोर्ट चेक करते हैं, बस एंड हो गया. सही है. सो हम कर रहे हैं 10 कर रहे हैं. सही है. आए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कुछ अल्लाह के नेक बंदों ने, 1 मिनट, सीटी स्कैन के अंदर कुछ बच्चों ने MRI लिखा हुआ था. Description of MRI and use of the ultrasound were very few in numbers. Okay, there were some good answers, comprehensive description, but on the other hand, many accounts were confused and did little more than said that a computer is used to form 3D image that can be rotated. Like the 3D image formed by the computer can be rotated, or more able candidate frequently omit to state that X-ray images from the different angles are obtained. ये मैंने लिखा है, to form an image of a single slice, and this process is repeated from many slices to create 3D images. Candidates frequently jump from X-ray image at the different angle to use. Okay, so step by step लिखोगे तो तुम्हें उसका नंबर मिल जाएगा. सही हो गया. तो चलो बस यहाँ तक हमारी कहानी हो गई. क्वेश्चन नंबर 11 जो है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, एंड क्वेश्चन 12 इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, एंड क्वेश्चन जो ये है, दिस इज रिलेटेड टू ओपैम्स. ये तीनों चीज़ें नहीं है सिलेबस में. ओके, तो चलो बस अब आज की कहानी इतना रखते हैं. अब भाई नेक्स्ट क्लास से पहले पहले जो है ना, तुम लोग ने मुझे इसका वेरिएंट जमा करवाना है, राइट? द होमवर्क फॉर यू गाइज इज 2012, राइट, 2012. सबके मॉक्स चल रहे हैं तो कोई टोपी नहीं दे सकता. ओके, 41 या 43 में से कोई नेक्स्ट भी कर क्लास ले. कब है हमारी वैसे? देखो कल का भी बता नहीं, तुम लोग कह रहे हो कि प्रॉब्लम है, तो कल वाली क्लास देखते हैं, कुछ सेटिंग बनाते हैं. परसों और तरसों तो होगी, राइट? सैटरडे संडे तो होगी. कल वाली क्लास की भी कुछ टाइम आगे पीछे करते हैं. सही. सो सर ये तो सही. आपने 41 है, इधर तो पेपर वेरिएंट तो 42 है किस चीज़ का? जो अभी आपने करवाया है। हमने 42 करवाया. जी जी. तो आप फिर 41 क्यों दे रहे हैं? मतलब
मतलब अबे मैं ये कह रहा हूँ कि 41 या 43 में से जो भी डिफरेंट हो वो कर लेना। ठीक है। सही, क्योंकि दो सेम होते हैं एक डिफरेंट होता है, मुझे नहीं पता 41 कभी कभार 41 42 सेम होते थे शुरू में, फिर 42 43 सेम हो गए, ऐसा कुछ होता था। सही है, सो 41 या 43 में से कोई भी एक करना जो कि सेम नहीं हो, जो कि डिफरेंट हो, राइट, वो कर लेना। सही है, और ये मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले चाहिए, राइट, तो इसलिए और ये नवंबर का होना चाहिए, राइट। सही हो गया। जब कर लोगे तो प्लीज़ पीडीएफ बना के सेंड करना मुझे, सही हो गया, ताकि मैं भी देख लूँ कि तुम लोग किस तरह से कर रहे हो, राइट। और अगर कोई मसला प्रॉब्लम होगा तो मैं बता दूंगा। क्लियर हो गया ना भाई? जी ओके। चलें भाई, चलें, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।